ही साथ एक्सपर्ट्स और उद्योग जगत से जुड़े बड़े नाम एबीपी न्यूज के इस मंच पर आएंगे और जो आम बजट आया है उसके हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। बारीकी से बजट को समझने का मौका भी दे रहा है आपको ये मंच, और साथ ही साथ बारीकी से बजट को परखने का मौका भी एबीपी न्यूज का जन मन धन ई कॉन्क्लेव का ये मंच आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो आज जो सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो पहला सत्र है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दो दिग्गज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। दोनों को ही जो वित्त मामले हैं उनकी बड़ी जानकारी है, और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। इस वक्त खास मेहमान जयंत सिन्हा जी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जयंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। बजट आने के बाद हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब जितनी इसकी डिटेल्स हैं वो सब आप लोगों ने बारीकी से पढ़ ली होगी, और अब वक्त आ गया है दर्शकों को ये बताने का। बारी बारी मैं आप दोनों के पास आऊंगी। तीन पॉइंट्स जो आपको लगता है जयंत जी कि ये जानना चाहिए दर्शक को, ये इस बजट के हाई पॉइंट्स हैं, और वहीं जो तीन बड़ी खामियां अभिषेक मनु सिंघवी जी को लग रही हैं फिर वो उनसे जानेंगे। तो पहले जयंत जी आपसे शुरुआत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना जी। और देखिए, ये जो बजट है वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर रॉकेट है, और जो अर्थव्यवस्था को अब गति देनी थी, रफ्तार देनी थी, वो इस बजट के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। तीन मुख्य बिंदु जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहला ये है कि जहां निवेश की जरूरत थी, जहां रोजगार की जरूरत थी, उस पे जो बजट है भरपूर तरीके से उसने काम किया है। और जहां 4 लाख करोड़ का अनुमान था पिछले बजट में, उसका हम लोगों ने 4,30,000 करोड़ का हम लोगों ने खर्चा किया, और अब आगे जाकर जो वित्तीय साल आ रहा है उसमें 5.5 लाख करोड़ का हम लोग निवेश कर रहे हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे हम लोग कर रहे हैं जी। तो ये जो है, इससे रोजगार और निवेश जो है हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत रफ्तार देगा। तो पहला मुख्य बिंदु ये है कि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश बहुत ही शानदार होने वाला है। दूसरा मुख्य बिंदु जो है कि अगर आप देखें कि कहां इस पैसे को खर्चा किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में इसको खर्चा किया जाएगा वो है कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब जगह। और यहां अगर सरकार 1 रुपए का निवेश करती है तो उसका प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था में 4, 5, 6 रुपए का होता है, यानी उसका एक फिस्कल मल्टीप्लायर होता है। और इस कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने तय किया है कि कहां कहां ये निवेश होगा। वो जो क्षेत्र हैं वो हमारे सबसे जो फिस्कल मल्टीप्लायर वाले क्षेत्र हैं, सबसे जो वृद्धि अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने चयन किया है। तो ये दूसरा मुख्य बिंदु है। और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि हम लोगों ने क्या किया है कि साथ साथ बहुत सारे सुधार के ठोस कदम भी लिए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग निवेश करेंगे वैसे वैसे अर्थव्यवस्था और भी दुरुस्त होती चली जाएगी, और भी उसमें सुधार होते चले जाएंगे। तो सुधार के जो बड़े बड़े कदम लिए गए हैं वो हैं कि बैंकों को हम लोग और दुरुस्त करने वाले हैं। हम लोग जो एनपीए थे उनको हम लोग एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हम लोग डालने वाले हैं। हम लोग इंश्योरेंस में और हम लोग निवेश बाहर से लाकर और हम लोग पैसे का प्रबंध करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सुधार के इतने बड़े कदम लिए गए हैं कि अर्थव्यवस्था में एक तो निवेश होगा, रोजगार जो है वो भी होगा, और साथ साथ सुधार भी बड़ी तेजी से होता चला जाएगा। तो वही मैंने कहा, बूस्टर रॉकेट, तीन मुख्य बिंदु, निवेश, सही क्षेत्रों में निवेश या और रोजगार की वृद्धि, और तीसरा कि सुधार के भी बड़े ठोस कदम लिए गए हैं। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं बजट के। बढ़िया सा आपने वो बूस्टर रॉकेट वाला टर्म दिया सर इस बजट के लिए। मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी का हम रुख करते हैं, और जरा अभिषेक मनु सिंघवी जी से समझते हैं कि सरकार की बात आपने सुन ली। वो कह रही है साहब ये इकोनॉमी के लिए रामबाण साबित होगा, कोरोना से कमजोर पड़ी इकोनॉमी के लिए वैक्सीन हमने दे दी है। विपक्ष को कमी कहां लग रही है सर? एक बहुत अपवाद के समय में, कोविड के समय में, एक बहुत ही आम ऑर्डिनरी बजट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स कहूँगा मैं इसको। किसी ने आर्थिक सर्वे के संदर्भ में कहा था, मैंने नहीं कहा, कि हम पुजारा भी खेलेंगे, हम पंथ भी खेलेंगे। मैं समझता हूँ आपने दोनों पुजारा
और पंथ को अपमानित किया है। वो इससे कहीं बेहतर खेलते हैं, खेलने में सक्षम है। ये बजट उसके आसपास नहीं पहुंचा है। मैं समझ नहीं सकता कि कैसे माननीय वित्त मंत्री ने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया, लाइक नेवर बिफोर। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं आशा करता हूं कि कभी भविष्य में भी ऐसा न हो। इसके मैं आपको 3-4 बिंदु बताऊं। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट इतना हाथ पैर मारने के बाद और बिना फिस्कल इंजेक्शन दिए हुए, आपको याद है 20 लाख करोड़ का बार-बार वायदा हुआ और सभी अर्थशास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 20 लाख करोड़ में मुश्किल से 2 लाख डायरेक्ट फिस्कल इंजेक्शन था। बाकी सब मॉनेटरी पॉलिसी के क्षेत्र में दिए गए लोन्स, इंटरेस्ट वेवर्स वो थे। तो आपने उस वक्त ये कारण दिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, हम कैसे दे सकते हैं, जैसे सीधा रुपये हाथ में देना व्यक्ति के या सीधा फिस्कल इंजेक्शन देना, हम कैसे दें। तो अब ये हुआ है कि न तो आपने वो दिया और साथ साथ आपने 9.5% का फिस्कल डेफिसिट भी उपलब्ध कर दिया। तो जैसा गालिब ने कहा है कि न मिला खुदा न मिला वैसाले यार, दोनों तरफ से आपने वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लिया है। अगर आपको यही करना था तो कम से कम हाथ में देते रुपये लोगों के, फिस्कल इंजेक्शन 20 लाख करोड़ में से कम 10 लाख करोड़ करते और किसी तरह से बजट मैनेज करते, तब भी 9.5% ज़्यादा नहीं जाता। नंबर 2, आप बात करते हैं रोजगार की। CMIE मैं नहीं ने अनुपात किया था करीब 2 महीने पहले कि अप्रैल और अगस्त के बीच में 2020 में 2 से 2.25 करोड़ के रोजगार सैलरीड क्लास का गया है। अब ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव आंकड़ा दे रहा हूं, ये ना कांग्रेस का आंकड़ा है ना किसी और का आंकड़ा है। आपने सैलरीड क्लास के लिए डायरेक्ट टैक्स वाले जो हिस्सा होता है बजट का, उसमें एक शब्द नहीं कहा है। टैक्स ब्रेक, टैक्स फायदा, टैक्स का कोई बेनिफिट। 2.25 करोड़ की जॉब सिर्फ सैलरी क्लास पे गई हैं। आप ऊपर वाले क्लास को छोड़ दीजिए, सबसे नीचे वाले क्लास को छोड़ दीजिए, सैलरी क्लास के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा है। नंबर 2। नंबर 3, डिफेंस बिल्कुल फ्लैट है। रक्षा, सुरक्षा देश की 1 पैसे की वृद्धि नहीं है, बल्कि कुछ अनुमानों के अनुसार कम हुआ है। कृषि नंबर 4, कुछ वृद्धि नहीं है। किया है जो इस बजट की खासियत है, कई चालाकियां दिखाई गई हैं। आपने एग्रीकल्चरल सेस डाल दिया है 2 और 4 रुपए का डीजल और पेट्रोल पे। वो टैक्स न्यूट्रल है क्योंकि एक और जगह आपने कम कर दिया है एक्साइज वगैरह, और इसको डाल दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी भागीदारी नहीं करनी पड़े प्रदेशों के साथ, स्टेट से शेयरिंग नहीं होगी। बाकी इस एग्रीकल्चर के नाम पे सेस का आपने कुछ बजट में वृद्धि, टोटल सामूहिक कृषि वाले बजट में वृद्धि नहीं हुई है। नंबर 3। नंबर 4, आपने MSP की इस पे बात की है। MSP को 1.5 गुना बढ़ाने की बात की है, लेकिन आप मजाक देखिए कि MSP लागू ही नहीं होगा अगर आपके कानून लागू होंगे, तो MSP की वृद्धि की बात ही एक मजाकिया बात लगती है। आज तक कानून में नहीं लिखा गया है, वो कह रहे हैं कि हम लिख देंगे, कर देंगे, लेकिन आज के कानून के अनुसार जो अलग से मेरा करारनामा होगा आपके साथ, उसमें MSP बाध्य नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ठीक है सर। और स्वामीनाथन, 1 सेकंड लूंगा मैं और 15 सेकंड। ये स्वामीनाथन फॉर्मूला भी आपने आज तक अप्लाई नहीं किया है, लागू नहीं किया है, जो C+2 प्लस 50% कहता है, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था। 2 बात और मैं खत्म करता हूं। हाँ, इसके जो 6 स्तंभ कहे गए हैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा, उसके स्तंभ 4 उसमें से स्तंभ हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, इस प्रकार के स्तंभ, और असम। तो मैं समझता हूं कि ये बजट राजनीतिक वोटों के अनुसार किया गया है, और वो समझते हैं कि जनता मूर्ख है कि जो 5 साल में आपने कई स्कीम्स बताई हैं जो अलग अलग सालों में आएंगी, उसके आधार पे अभी वोट लेंगे। ठीक है अभिषेक जी, मैंने विनम्रता से आप जनता को इतना मूर्ख नहीं समझिए। ठीक है सर, मैंने 3 पॉइंट्स रखने के लिए यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश की थी, लेकिन आप तो लगता है कि पूरी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर बैठे हुए थे। खैर, मुझे लगता है अब मुझे ये चर्चा खोल देनी चाहिए। अब मैं ये डिबेट खोल रही हूँ सर, और इससे पहले कि मैं आपने जो सवाल रखे JNG के लिए वो JNG के पास लेकर आऊँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस बार बार सीधे हाथ में पैसा दे दो, सीधे हाथ में पैसा दे दो, ये एक बहुत ही इजी वे आउट है जो तलाशने की कोशिश करती है? और सरकार की तरफ से जो आपने यहाँ पर नाम लिए ना सर, आपने पुजारा का नाम लिया, पंत का नाम लिया, लेकिन क्या आपको यहाँ नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से वो रहाणे वाला इनोवेशन एक देखने के लिए मिल रहा है? आम आदमी को
अपने पैरों पर खड़ा करने की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है? लाइक नेवर बिफोर और पुजारा और पंत मेरे शब्द नहीं है, ये आपके आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री के शब्द हैं। हाँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि उनको अपमानित नहीं करिए। जहां तक आपने अभी जो उदाहरण दिया फिस्कल हाथ में देना, तो क्या आप कोविड के समय अगर ये नहीं करेंगे, और कोविड के समय जो एक देश बताइए जिसने डायरेक्ट फिस्कल ट्रांसफर नहीं किया है? अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्ध देश, हमारे दक्षिण एशिया के 50 देश, दक्षिण पूर्व एशिया के 50 देश, मैं पूरी तरीके सबने किया, तो आप इतनी अजीबोगरीब बात क्या कर रहे हो? उसके बावजूद भी आप जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो तो इनोवेटिव था ना, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया था जिसको इंप्लीमेंट किया गया और उसकी वजह से टीम इंडिया को जबरदस्त जीत जो ऑस्ट्रेलिया में मिली। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है जयंत जी को आना चाहिए। फिर भी मैं आपके आरोपों को लेकर चलती हूँ जयंत सिन्हा जी के पास। जयंत जी, विपक्ष और कांग्रेस बार बार उसी बात को दोहरा रही है कि सीधे हाथ में पैसा देना चाहिए था। ये आप लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काम नहीं आएगा, इससे इकोनॉमी ग्रोथ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगी। अभिषेक जी कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, देश की हकीकत के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं हकीकत बताता हूं आपको, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं। हकीकत ये है, जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर का मामला है, तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसके दरमियान जनधन के द्वारा हम लोगों ने करीब 30-40 हज़ार करोड़ सीधा लोगों के बैंक के खाते में हम लोगों ने भेजा। 500-500 रुपए 3 किश्त में हम लोगों ने भेजा। उसके बाद किसान सम्मान निधि के द्वारा 70-75 हज़ार करोड़ रुपए भी हम लोगों ने किसानों को सीधा उनके बैंक के खाते में हम लोगों ने भेजा। 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। साथ साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट के भाषण में बताया कि जहां एमएसपी के द्वारा 2013-14 में यानी कांग्रेस के समय करीब 1 लाख करोड़ हम लोग खरीदा करते थे किसानों से, अब हम लोग 3 लाख करोड़ हम लोग किसानों से खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखें कि कितने पैसे कृषि क्षेत्र में गए हैं, लोगों के हाथ में गए हैं, वो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि लाखों करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जहां लीकेज नहीं होता। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हम ही लोगों ने खड़ा किया, आधार के द्वारा, बैंक के खाते के द्वारा, जनधन के द्वारा, और इसके कारण ना लीकेज होता है, ना किसी दलाल के पास जाना पड़ता है, ना आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। सीधा आपके बैंक के खाते में आपको कैश ट्रांसफर मिलता है। और वो हम लोगों ने जब जरूरत थी, जब राहत देने की जरूरत थी, तब हम लोगों ने कैश ट्रांसफर बिल्कुल हम लोगों ने किए। अब हम लोग आते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना हम लोगों ने किया है उसके बाद। और आपको मालूम है कि अगर अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमराई लॉकडाउन वगैरह के कारण और कोरोना के महामारी के कारण कृषि क्षेत्र में इस दरमियान बहुत अच्छा विकास हुआ। तभी भी कृषि की इम्यूनिटी थी। और हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में चाहे यूरिया फर्टिलाइजर पे खर्चा हो, जैसे मैंने एमएसपी की जिक्र की, एमएसपी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सहयोग दिया पूरी तरीके से। हम लोगों ने जो मंडी वगैरह था उसका हम लोगों ने सुधार की, हम लोगों ने बात की है। किसान के कानून को हम लोग और सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में हर जगह। और अब बजट में विशेष रूप से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो बात हुई, जिसमें 1 लाख करोड़ से हम लोग कोल्ड स्टोरेज करने वाले हैं, हम लोग लॉजिस्टिक्स देने वाले हैं, हम लोग ई नाम यानी कि ई मंडी हम लोग बनाने वाले हैं। तो कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया है किसानों को, और किसानों की आय बढ़ी है। और मुझे लगता है मैं ये बात लेकर चलती हूँ, बिल्कुल मैं आपकी ये बात लेकर चलती हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी देखिए, सरकार की तरफ से एक तो ये साफ कर दिया गया कि साहब ये जो बजट है वो जान भी जहान भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर कहा संतुलन बनाने वाला बजट। और इस संतुलन के बीच भी किस तरीके से ग्रोथ पर सरकार की फोकस है वो साफ तौर पर इस बजट से नजर आ रही है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हमने कृषि को नजरअंदाज किया। मनरेगा का फंड भी 15% बढ़ा है सर, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, मुझे थोड़ा रोचक भी लगा और हास्यास्पद भी लगा मेरे मित्र का ये कहना कि मैं कांग्रेस की वकालत कर रहा हूं और वो बीजेपी की नहीं, देश की वकालत कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक कोई भी तथ्य के अलावा कुछ बोला ही नहीं। मैं देश की हकीकत बता रहा हूं। इनके वक्त कुछ त्रुटियां मैं बताऊं मेरे माननीय मित्र के एनालिसिस में। अगर वो ये आपको बता दें कि कोविड के वक्त फिस्कल डायरेक्ट इंजेक्शन उन्होंने कितने लाख करोड़ का दिया है, और अगर वो 1.5 से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो, तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूँ। नंबर 2, त्रुटि नंबर 2, उन्होंने अभी बात की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। ये अलग बात है कि आधार किसने खड़ा किया, आधार का विरोध किसने किया, उसकी बात नहीं जाते हैं अभी।
वो बात कर रहे हैं ट्रांसफर की मोडेलिटी की, किस प्रकार से, किस प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर हो। हम आज बात कर रहे हैं बजट में कि आपने ट्रांसफर किया कितना। ये वो ट्रांसफर्स हैं जो किसान सम्मान निधि और बाकी जो निधियां हैं ये चल रहे हैं हमेशा से। आपने अतिरिक्त कोविड के वक्त कितना अतिरिक्त ट्रांसफर किया, इस प्रश्न का उत्तर आपको चुप्पी से मिल रहा है। और ये गलत है बात करना उन डीबीटीज का जो चल रहे हैं हमेशा, आज भी चल रहे हैं, 10 साल 4 साल पहले भी चल रहे थे। डीबीटी तो खैर हम लाए थे, आधार हम लाए थे, आपने विरोध किया था, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। नंबर तीन, इसमें एक बहुत 2 अच्छी बिंदु लगे थे मेरे को बजट में, और उसमें से एक को मैं इतना अच्छा नहीं मानता हूं। अब एक तो है कि 74% इंश्योरेंस बीमा, वो अच्छा स्कीम है अगर चलता है और लोग आते हैं विदेश से, एटलीस्ट सोच में ठीक है। दूसरा जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने वापस ध्यान से देखा तो उतना अच्छा नहीं है, जो आपको बताया गया पूरे देश को स्वास्थ्य के विषय में कि हमने 90,000-94,000 करोड़ से 2,23,000 करोड़ कर दिया। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो वृद्धि है 2.25 गुणा की, 2.25 गुणा के आसपास, उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि 35,000 करोड़ जो वैक्सीनेशन का कीमत है उसको भी जोड़ दिया है। जो 50,000 करोड़ फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट के हैसियत से दिया है स्वास्थ्य में, जो फाइनेंस कमीशन का बाध्य होता है, उसको भी जोड़ दिया है। तो अगर आप 50 और 35, 85,000 करोड़ हटा लें 2,23,000 करोड़ से, तो आप सीधा आ जाते हैं करीब 1.25 लाख या उसके आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो एक्चुअल वृद्धि स्वास्थ्य में कुछ हुई है, अच्छी सोच है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो वापस फज करके बताया जा रहा है, वो आपको मिक्सअप करके एक जैसे मुझे लगता है आप बड़ी बात कर रहे हैं सर। इस पर मुझे लगता है जवाब एक बनता है। जयंत जी कह रहे हैं कि नंबरों की जगलरी हुई है हेल्थ बजट में भी, जिससे सरकार कह रही है कि हमारा फोकस है पूरा। मैं स्वास्थ्य के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अभिषेक जी को एक आंकड़ा दे दूं कि आप देखेंगे कि बजट के नंबर्स जो हैं उसमें स्पष्ट नजर है, आप अगर लगाएं तो कहाँ 30 लाख करोड़ हम लोगों ने खर्चा किया था, टोटल एक्सपेंडिचर था वो पिछले साल यानी फिस्कल 20 में, और फिस्कल 21 में यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम लोग 34 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, यानी 4 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च किया गया। आपने अतिरिक्त की बात की ना, तो वहाँ 4 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च किया गया है। और उसमें से जैसे मैंने आपको गिनाया, चाहे जनधन में या किसान सम्मान निधि में या नरेगा में तो खर्च हुआ ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के भी तहत 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एकदम अनाज जो है निःशुल्क लगभग हम लोगों ने दिया है, उसमें भी खर्चा हुआ है। और अगर आप कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, मैं राहत की बात कर रहा हूं, और राहत में सिर्फ कैश की बात न करें, आप राशन की भी बात करें, राशन में भी बहुत खर्चा हुआ है। और वो जो 4 लाख करोड़ जो कुल मिलाकर है सर, समय मेरे पास इतना ही है सर, समय की बहुत बंदिश है। चलते चलते मुझे लगता है अगर एक आप आंकड़ा बस दे पाए, जयंत सिन्हा जी, एक आंकड़ा अगर आप दे पाए कि आने वाले 1 साल में ये जो बजट है इससे देश में कितने रोजगार सामने आ सकते हैं, कोई ऐसा आंकड़ा है सर? कोई कैलकुलेशन आपने किया अभी तक? कैलकुलेशन लोग लगभग ये कर रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है, और हर करोड़ पे करीब 4 जो हैं लोगों को रोजगार नौकरियों का प्रावधान होता है। तो उससे आप अनुमान कर सकते हैं कि करोड़ों जो हैं इसके द्वारा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि इतने जबरदस्त पैमाने पे निवेश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। समय मेरे पास इतना ही है, समय की बंदिश है। तो ये बड़ा दावा जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि साहब ये एक ऐसा बजट जो आने वाले समय में करोड़ों रोजगार देश में लेकर आएगा। रोजगार आएगा तो वो अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम है वो घूमेगा, और इसी के बूते पर सरकार वी शेप रिकवरी का दावा कर रही है। फिलहाल चलते चलते आपको बड़ी खबर यह भी बता दूं कि इस वक्त बजट के बाद आज दूसरा दिन, बाजार आज भी बम 1000 पॉइंट ऊपर इस वक्त सेंसेक्स बना हुआ है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, और एबीपी न्यूज पर लगातार जन मन धन ई कॉन्क्लेव बजट पर यह विशेष कवरेज हमारी लगातार जारी है। आगे अगला सत्र हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एबीपी न्यूज पर होंगे। भारत में पहली बार कूलिंग लिड के साथ 5 लेयर गोल्ड वाटर टैंक। इसमें लगा ढक्कन आपके पानी को रखता है ठंडा। तो भाइयों जोर से बोलिए, टंकी मतलब टॉप लाइन। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन,
जो 15 कटोरी दाल, 16 अंडों में 17 ग्लास दूध के बराबर है। न्यूट्रेला सोया चंक्स माने